जय हिंद दोस्तों। तो आज कॉस्ट अकाउंटिंग के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें 4 नंबर का वीडियो देखेंगे साथ में मिलकर के, जिसके अंदर हम लोग को आज पढ़ना है मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल। यहाँ मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल से रिलेटेड देखिए, एग्जाम में आपके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो जानते हैं सबसे पहले कि मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल का तात्पर्य क्या है। मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल समझो। पहले देखो, P बराबर S माइनस सी, मतलब प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट। किसी भी उद्योग की अगर बात करेंगे, किसी भी व्यापार की बात करेंगे, किसी भी व्यवसाय की बात करेंगे, तीनों अलग अलग होते हैं। मुख्य उद्देश्य सभी का लाभार्जन करना होता है, सबका उद्देश्य लाभ कमाना। तो हर एक संस्था लाभ कमाने आई है। लाभ किस बात पर डिपेंड करता है कि जिस मूल्य पर बेच रहे हो उसमें से कॉस्ट को हटा दो तो जो बचेगा वो प्रॉफिट। जैसे मान लो 20 रुपए में आपने माल को बेचा, जिसको 16 रुपए में प्राप्त किया था, तो 4 रुपए का प्रॉफिट। हर एक व्यवसायी चाहेगा अपने प्रॉफिट को अधिक से अधिक कर लिया जाए। प्रॉफिट को अधिक से अधिक करने का दो ही तरीका है, या तो इसको बढ़ा दिया जाए और या फिर इसको घटा दिया जाए। तो सेलिंग प्राइस को तो आप छू ही नहीं सकते, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो इंडस्ट्रीज डिटरमाइन करती हैं, उद्योग निर्धारित करते हैं, फर्म निर्धारित करती है। आप इसको कर ही नहीं सकते। फर्म का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो फर्म निर्धारित करती है। सेलिंग प्राइस को तो टच ही नहीं कर सकते, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में आप जी रहे हैं, मोनोपोली नहीं है आपकी। अगर आप प्राइसेस बढ़ाएंगे तो आपके जैसा ही गुड्स मार्केट में हजारों लोग लिए बैठे हैं। कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा अवेयर है, वो आपको तुरंत छोड़ देगा। तो सेलिंग प्राइस को तो बढ़ा सकते ही नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या बचता है कि कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया जाए, कॉस्ट को कम कर लिया जाए। कॉस्ट को कम करने का तात्पर्य यह नहीं है कि क्वालिटी को खराब कर दिया जाए, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में दो चीजें होती हैं। एक तो क्वालिटी को खराब नहीं कर सकते, दूसरा सेलिंग प्राइस को बढ़ा नहीं सकते। क्वालिटी खराब करोगे तो भी छोड़े जाओगे और सेलिंग प्राइस को बढ़ाओगे तो भी छोड़े जाओगे। तो बेहतर क्या है कि हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लें कॉस्ट के ऊपर। तो अगर कॉस्ट के ऊपर एनालिसिस करके कहीं पर कंट्रोलिंग करी जा सकती है, कॉस्ट कुछ चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, तो फिर उम्मीद है कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। मान लो मेरी कॉस्ट 16 रुपए की जगह पर 20 रुपए से कॉस्ट मेरी 15 रुपए 80 पैसे हो जाए, तो भी मेरा प्रॉफिट 4 रुपया 20 पैसा पर यूनिट हो जाएगा। ओके, बात आपको समझ में आ गई? जी सर, समझ में आ गई। कैसे कंट्रोल? अब हम किसको कंट्रोल करने जा रहे हैं? तो देखो, जब किसी प्रोडक्शन की बात करी जाती है तो लगभग जितने भी प्रोडक्शन किए जा रहे हैं उन सभी प्रोडक्शन में मटेरियल की कॉस्ट 50% होती है टोटल कॉस्ट की। और कुछ तो प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जिसमें 50 to 70% की कॉस्ट केवल और केवल मटेरियल की होती है। जैसे जो दरी वगैरह बनाने का काम करते हैं, जो कंबल वगैरह बनाने का काम करते हैं, तो उसमें तो मटेरियल की ही कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट बहुत न्यूनतम होती है, टोटल कॉस्ट मटेरियल की होती है। तो मैक्सिमम जितने भी प्रोडक्शन किए जा रहे हैं उनमें मटेरियल की कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट का लगभग 50% होता है। तो सोच के देखो, अगर तमाम सारी कॉस्ट को हम छोड़ दे, केवल मटेरियल को पकड़ लें, 50% पे अपनी कंट्रोलिंग कर लें, तो भी तो मेरी कॉस्ट कम हो सकती है। इस वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल एंड लेबर पे बहुत फोकस किया गया। तो आज तो मैं मटेरियल पढ़ रहा हूं तो मटेरियल की बात करूंगा। जब हम मटेरियल से रिलेटेड अकाउंटिंग करेंगे, मटेरियल की कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग करेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि मटेरियल की एक्चुअली कॉस्ट आ क्या रही है और कहीं पर मटेरियल मेरा वेस्टेज तो नहीं जा रहा है। मटेरियल से संबंधित अकाउंटिंग करने के आपको फायदे क्या मिलेंगे? सबसे पहला फायदा मिलेगा कि आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का है वो आपको एग्जैक्टली सही सही पता चल जाएगा। दूसरा फायदा क्या मिलेगा? चोरी गबन रुक जाएगा। मटेरियल की अगर चोरी हो रही है, कोई कर्मचारी गबन कर रहे हैं मटेरियल में, तो वो रुक जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आप उसको रोक सकते हैं। वेस्टेज स्पॉइलेज रुक जाएगा। अगर मान लो मटेरियल आप जितना इंटर करते हैं प्रोडक्शन उसका कम परसेंटेज में मिल पा रहा है, तो इसका मतलब बाकी मटेरियल आपका वेस्टेज और स्पॉइलेज में जा रहा था, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है।
ये सारे काम हो सकते हैं अगर आप मटेरियल से रिलेटेड अकाउंटिंग कर रहे हैं तो बस इसी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग में हम मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करने के उद्देश्य से अकाउंटिंग करने के लिए आ जाते हैं। अब बात आती कि कौन कौन सी अकाउंटिंग करेंगे हम मटेरियल के संदर्भ में। तो देखो कहाँ कहाँ हम इसको देखते हैं, यूज कहाँ कहाँ होता है, उसी के आधार पर इसकी अकाउंटिंग करी जाती है। तो देखो उसको क्या क्या करेंगे हम लोग। तो जब मटेरियल के संदर्भ में अकाउंटिंग की बात आएगी तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। नंबर 1 पर देखेंगे लेवल ऑफ स्टॉक, लेवल ऑफ स्टॉक। हमारे यहाँ स्टॉक कितना होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्टॉक अगर आप अपने यहाँ रखते हैं तो फिर आप तो नुकसान में चले जाएंगे। मटेरियल की अकाउंटिंग करने का एक और ये फायदा मिल जाएगा कि आप अनावश्यक रूप से स्टॉक जुटाने के भय से बच जाएंगे। ये नहीं होगा कि मटेरियल की आवश्यकता कम है, माल में ढेर लगाए पड़े, ये नहीं होगा अगर आप अकाउंटिंग कर लेते हैं इसकी। तो ये फायदे हैं मटेरियल के संबंध में अकाउंटिंग करने के। तो मैं क्या क्या देखूंगा, लेवल ऑफ स्टॉक, यहां से क्वेश्चन आता है तो 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। दूसरे स्तर पर देखूंगा क्या, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ओके, दूसरे नंबर पर क्या देखूंगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, या इसको कह सकते हैं परचेज ऑफ मटेरियल। क्या, यहां पर मैं देखूंगा कितना मटेरियल मुझे परचेज करना चाहिए, परचेज ऑफ मटेरियल। ओके, इसको देखूंगा मैं दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर देखूंगा मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन प्लेस and valuation of क्लोजिंग स्टॉक। इन तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आए, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है और लिख कर रख लो 15 नंबर में इसका क्वेश्चन, एक तीनों में से कहीं से आ जाए लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या है तीनों में, तो देखो लेवल ऑफ स्टॉक में जब हम लोग बात करेंगे तो लेवल ऑफ स्टॉक में ए पॉइंट पर हमको देखना होता है री ऑर्डर लेवल पढ़ेंगे हम लोग, बी पॉइंट पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सी लेवल पर हमको देखना होता है, सी नंबर पर हमको देखना होता है मिनिमम स्टॉक लेवल, डी नंबर पर देखना होता है एवरेज स्टॉक लेवल, ई नंबर पर हमको देखना होता है डेंजर स्टॉक लेवल। ये इतने स्टॉक होते हैं, अभी मैं इन सब पे बात करूंगा, ओवरऑल सब पे बात करनी है। परचेज में जब हम लोग बात करेंगे तो परचेज में क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे ईओक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी। इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी, पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी इधर कर देता हूं, क्वांटिटी इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, ईओक्यू के नाम से जाना जाता है। टोटल परचेजिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, फिर क्या जाना जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर कौन सी होती है, होल्डिंग कॉस्ट, फिर कौन सी होती है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ये सब हम लोग यहां पर देखेंगे और ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग परचेज ऑफ मटेरियल में। और उसके बाद में जब यहां आते हैं मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन प्लेस और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां पर क्या क्या पढ़ेंगे, फीफो मेथड, लीफो मेथड, हीफो मेथड, एवरेज स्टॉक
मेथड। ओके, तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है। मान लो लेवल ऑफ स्टॉक का आया तो ये सारे लेवल पूछे जाएंगे 15 नंबर में। क्या लेवल ऑफ स्टॉक का आया तो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे ही लेवल पूछ लिए जाएंगे 15 नंबर में। अगर परचेजिंग से आया तो पूछा जाएगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। 15 नंबर में क्या पूछा जाएगा? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब कुछ और होता ही नहीं है, इन तीनों कॉस्ट को मिला दो तो ये होती है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अगले वीडियो में, मतलब जिस वीडियो में बात करूंगा ओवरऑल की बात करूंगा एक ही वीडियो में, फिर इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करूंगा। यहां से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो ये मेथड, ये मेथड, ये मेथड, ये मेथड, कोई भी पूछा जाए, लेकिन एक मेथड कोई पूछा जाएगा और उससे रिलेटेड 12-15 ट्रांजेक्शन्स दिए होंगे और आपसे कहा जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक बताओ क्या है। ओके, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्का है पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। इन तीनों में से किसी से भी पूछा जाए एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब आओ बात करते हैं हम लोग क्या लेवल ऑफ स्टॉक की स्टार्टिंग करते हैं। लेवल ऑफ स्टॉक, लेवल ऑफ स्टॉक देखो क्या है कि अगर जरूरत से ज्यादा माल आपने एकत्रित कर लिया तो अनावश्यक कॉस्ट बढ़ने लगेगी। जैसे मान लो मुझे लगता है महीने में एक मार्कर मैं यूज कर लेता हूं रिफिलिंग करने के बाद, एक मार्कर मेरा यूज हो जाता महीने में। तो एक तरीका मेरे पास क्या है कि मेरे पास में मैं 12 मार्कर खरीद लूं और 30 रुपए का एक मिलता है, 12 या 36, 360 रुपए में एक साथ लगाऊं और 12 मार्कर ले आऊं, धीरे धीरे साल भर उनका यूज करता रहूं। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं हर महीने एक मार्कर 30 रुपए का लेके आऊं, पूरा यूज कर लूं, फिर मैं अगले महीने दूसरा मार्कर ले आऊं 2-3 दिन पहले। एक तरीका ये हो सकता है। जब मैं एक मार्कर लेके आता हूं तो मेरे पहले महीने में 330 रुपए कहीं और इन्वेस्टेड हो सकता है, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैं 30 रुपए 360 में से मैं 30 रुपए ही यूज कर रहा हूं, 330 रखे हुए हैं। दूसरे महीने में फिर 30 रुपए का एक मार्कर ले आता हूं तो मेरे 300 रुपए अभी भी रखे हुए हैं और वो कहीं और मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, वो रखे रहेंगे। अगले महीने में 270 कहीं और लगा सकता हूं, अगले महीने में 240, अगले महीने 210, अगले महीने 180, अगले महीने 150, अगले महीने 120, अगले महीने 90, अगले महीने 60, अगले महीने 30, फिर कुछ नहीं। इस तरीके से बाकी का पैसा मैं इधर इन्वेस्ट कर सकता हूं कहीं, वहां से मुझे रिटर्न मिल सकता है। ये तो वैल्यू मैंने बहुत छोटी आपको बताई। जब उत्पादन की बात करी जाती है, इंडस्ट्रीज की बात करी जाती है, मान लो किसी मैं कार कंपनी की बात करूं और वो इसी तरीके से कार जितनी बेच पाता है महीने भर में, उस पूरे साल में जितनी बेचता है, तो औसतन महीने में कितनी बेचता है, पूरे साल की कार जितनी बेचता है, एक साथ अपने गैराज में लगा दे, सोचो ये तो करोड़ों की कॉस्ट हो जाएगी, अरबों की कॉस्ट हो जाएगी, डिपेंड करेगी कार कौन सी है। बात समझ रहे हो? तो एक साथ हम कितनी सामग्री रख सकते हैं अपने यहां, यह जानना चाहिए हमको। अच्छा, तो जैसे मेरी तो चलो मार्कर की बात है, अभी जरूरत पड़ी मैं जाके 10 कदम पे है दुकान में, वहां से लेके आ जाऊंगा। लेकिन जब हम उद्योग की बात करेंगे तब हम ये नहीं कर सकते, इसलिए मुझे एक स्टॉक निश्चित है कि इतना रखना चाहिए मुझे अपने यहां। तो बस हमें कुल मिलाकर के लेवल ऑफ स्टॉक में यही सब देखना है कि मुझे ज्यादा ज्यादा कितना रखना चाहिए, कम से कम कितना रखना चाहिए, न्यूनतम कितना रखना चाहिए, बाकी ये सब देखो। नंबर 1 पे बात आई, बात मेरी क्या आई लेवल ऑफ स्टॉक में, नंबर 1 पे बात आई रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर समझो। री का मतलब दोबारा, ऑर्डर का मतलब आदेश और लेवल का मतलब स्तर। जब आपकी सामग्री स्टोर रूम की इस लेवल पर आ जाए, जब आपके स्टोर की सामग्री इस लेवल पर आ जाए तो दोबारा आदेश देने का प्रोसेस आपको शुरू कर देना चाहिए। बस यही बता रहा है। अर्थात अब इसको पूरा डेफिनेशन के तौर पर समझ लो। रीऑर्डरिंग लेवल का तात्पर्य सामग्री के उस स्तर से है जिस स्तर पर दोबारा आदेश देने का इस प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। उस लेवल को क्या कहा जाता है? रीऑर्डरिंग लेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको रीऑर्डरिंग लेवल कहा जाता है। बात क्लियर, समझ में आ गई? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई हमको। ओके सर, इसके फॉर्मूले भी साथ ही साथ देख ले। हाँ बच्चा, बिल्कुल देख लो, फॉर्मूले भी मैं इसके आपको साथ ही साथ बता दे रहा हूं। क्या इसके फॉर्मूले होते हैं? देखो, फॉर्मूले जब इसके बात करेंगे हम लोग तो इसके फॉर्मूले भी साथ ही साथ समझते हुए चलो। रीऑर्डरिंग लेवल का मतलब होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू
मैक्सिमम लीड टाइम ऑफ सप्लाई। आप मैक्सिमम यूजेस का मतलब है जब आपकी फैक्ट्री बहुत अच्छे 100% कैपेसिटी पर चलती है तो कितना मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना यूज कर लेती है पर डे, पर वीक, पर मंथ, जैसे ही आप निर्धारण कर रहे हो। मैक्सिमम लीड टाइम ऑफ सप्लाई, जब आप अपने सप्लायर को आदेश देते हो, जब आप अपने सप्लायर को आदेश देते हो कि भैया मुझे माल भेज दो, तो आप अकेले उसके कस्टमर थोड़े हो, बहुत सारे और कस्टमर भी हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना समय ले लेता है आपको सप्लाई देने के लिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन ही लेकर चलता हूं और आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो मेरा यूजेज है मेरा 2 to 300 यूनिट्स पर वीक। सप्लाई टाइम है 4 to 6 वीक्स, और रीऑर्डरिंग क्वांटिटी ये है मेरी 2000 यूनिट्स। ओके, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी अभी आगे बात करूंगा। मान लो ये क्वेश्चन बन गया एक ऐसे ही। तो मैक्सिमम यूजेस का मतलब क्या है? देखो, मैक्सिमम यूजेस जब हमारी फैक्ट्री अपने मैक्सिमम लेवल पे काम करती है तो 300 यूनिट एक हफ्ते में यूज कर लेती है, तो यहां का मतलब है 300 गुणे, जब हम अपने सप्लायर को आदेश देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो 6 सप्ताह लेता है, 6 सप्ताह में माल हमको भेज देता है, तो गुणे 6 बराबर, जब हमारे स्टोर में 1800 यूनिट रखी हो तो हमको दोबारा आदेश देने का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। क्या? जब हमारे यहाँ 1800 यूनिट रखी हो हमारे गोडाउन में तो हमको दोबारा आदेश देने का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर वो 6 हफ्ते में हमें सप्लाई देगा तो 6 हफ्ते में हम 300 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर यूज करते रहेंगे तो 1800 यूनिट हम यूज कर लेंगे। जिस दिन ये खत्म हो रही होंगी उस दिन नई खेप हमारे पास आ जाएगी, तो हमको दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास स्टोर में माल रखा रहेगा। बस कोई फॉर्मूला थोड़े है, देखो निश्चित इन प्रैक्टिस इसको समझ लो, क्योंकि 100% पे कभी काम करोगे नहीं, 80-90 ऐसे ही चलता है, फैक्ट्री कभी 100% पे काम नहीं कर पाती है, तो यहां से आपका काम चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। अच्छा सर, रीऑर्डरिंग लेवल समझ में आ गया। मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक हमको अपने यहाँ स्टोर में रखना चाहिए, उससे ज्यादा रखना ही नहीं चाहिए। क्या? ज्यादा से ज्यादा मैं कितना स्टॉक अपने यहां रख सकता हूं, उससे ज्यादा रखना ही नहीं चाहिए। अगर उससे ज्यादा रखा तो मुझे मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेस्ट होने लगेगा, अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर ओवरबर्डन होने लगेगा जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। जैसे इसके आधार पर समझ लो आप, अगर मैं साल भर के मार्कर एक साथ खरीद के रख लूं तो मेरा पैसा फालतू में पैसा रह जाएगा। तो मैंने मार्कर की बात करी, इतनी छोटी वैल्यू। अगर मैं मोटरसाइकिल की बात करूं, अगर मैं कार की बात करूं, अगर मैं और मशीनरी की बात करूं, तो सोचो यही वैल्यू अरबों रुपए में पहुंच जाएगी, तो मेरे ऊपर कितना बर्डन आएगा। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भैया इतना स्टॉक रख सकते हो अपने वहां, इससे ज्यादा नहीं रखना। कैसे निर्धारित करेंगे? देखो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल बराबर रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम ऑफ सप्लाई। लीड टाइम ऑफ सप्लाईज, ये कर लीजिए आप। कैसे सर, समझाइए जरा इसको। रीऑर्डरिंग लेवल, जैसे मेरे यहां देखो 1800 यूनिट जब होती है तो मैं दोबारा आदेश देने का प्रोसेस शुरू कर देता हूं। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी का मतलब मेरे यहां जब 2000 यूनिट होती हैं, मैं दोबारा, जो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी का मतलब है जब मैं आदेश देता हूं तो एक बार में कितनी यूनिट मंगाता हूं? 2000। एक बार में कितनी यूनिट मंगाता हूं? 2000। ध्यान देना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया यही वाला, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, लेकिन रीऑर्डरिंग क्वांटिटी क्वेश्चन के अंदर नहीं दी थी। बच्चा कंफ्यूज यार लगाएंगे कैसे, ये वाला तो हो गया, बाकी सब हो गया, लेकिन यही वाला मैक्सिमम लेवल निकल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि रीऑर्डरिंग क्वांटिटी दी नहीं है।
तो बच्चा ध्यान रखना, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन लो, नोट कर लो, अभी नोट करो, कहीं ना जाओ, अभी नोट करो। क्या? रीऑर्डरिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी। ईओक्यू और रीऑर्डर क्वांटिटी में कोई अंतर ही नहीं है, एक ही चीजें होती हैं। उस क्वेश्चन में ईओक्यू दिया हुआ था, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी नहीं दी हुई थी। तो जब रीऑर्डरिंग क्वांटिटी ना मिले तो ईओक्यू का यूज करना, क्योंकि ईओक्यू और रीऑर्डरिंग क्वांटिटी एक ही बात है। ठीक, तो मेरे यहाँ 1800 यूनिट होती है, तब मैं दोबारा आदेश देने का प्रोसेस शुरू करता हूं और 2000 यूनिट में एक बार में मंगा लेता हूं। इसमें से माइनस कर दो, क्या मैं मिनिमम यूजेस क्या है मेरा? तो देखो 200 से 300 ये मिनिमम, जब कभी ऐसे लिखा होता है तो ये मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है। तो मेरी फैक्ट्री 200 यूनिट यूज कर लेती है पर वीक। ओके, और जब हमारा सप्लायर बहुत हार्ड एंड फास्ट हमको सप्लाई दे देता है तो 4 सप्ताह में हमको सप्लाई दे देता है, 4 to 6। तो 4 मिनिमम होता है, 6 मैक्सिमम होता है। अब अगर देखो यहां मेरा कितना हुआ 3800 और ये कितना हुआ 4 दूनी 800। इसका मतलब है मैं अपने यहां 3000 यूनिट्स ही ज्यादा से ज्यादा रख सकता हूं। कितनी? मुझे 3000 से ज्यादा यूनिट्स नहीं रखनी चाहिए। क्या? मुझे 3000 से ज्यादा यूनिट्स नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1800 यूनिट मेरी ज्यादा ज्यादा मैं यूज करता हूं, कर लूंगा, है ना। और 2000 में अगली बार में आदेश दूंगा। इसमें से जो मिनिमम कम से कम यूज करूंगा उसको हटा दो, तो बाकी जो बचा उतना ही ज्यादा ज्यादा हमको रखना चाहिए, उससे ज्यादा रखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये फिर जब तक मैक्सिमम खत्म होगा तब तक अगली खेप तो मेरी आ ही जाएगी, पक्का आ जाएगी। तो फिर इससे ज्यादा मुझे नहीं रखना चाहिए अपने पास। बस हो गया मैक्सिमम लेवल। अच्छा, फिर सर बात करते हैं कि मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका कैसे निर्धारण किया जाता है? मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम ऑफ सप्लाईज। इसको ऐसे समझना, देखो मिनिमम स्टॉक लेवल की बात कर रहा हूं। तो मिनिमम स्टॉक लेवल में मुझे कम से कम कितना रखना चाहिए? कम से कम का मतलब यह है कि ऐसा ना हो इतना कम रख लो कि पता चले मशीनरी तुम्हारी खड़ी हो जाए। क्यों? क्योंकि मटेरियल नहीं था। मशीनरी बंद होने पर 2 कॉस्ट आपकी फालतू जाने लगती है, एक तो मशीनरी की कॉस्ट, दूसरी लेबर की कॉस्ट फालतू में जाने लगती है, बिल्कुल वेस्ट। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वेस्ट हो जाते हैं और लेबर साथ में अलग से। इस वजह से इससे कम नहीं रखना चाहिए। कितना? रीऑर्डरिंग लेवल में से नॉर्मल यूजेस, नॉर्मल कंजप्शन हटा दो, क्योंकि फैक्ट्री औसतन काम करेगी। रीऑर्डरिंग लेवल है मेरा कितना? 1800 यूनिट। कितना है? 1800 यूनिट। मैं दोबारा कितनी इकाइयां मंगाता हूं? 1800। मतलब 1800 होती है तो मैं दोबारा आदेश देने का प्रोसेस शुरू कर देता हूं। नॉर्मल यूजेस औसत होता है नॉर्मल, तो 2 3 5 डिवाइडेड बाई 2, 250। जब नॉर्मल काम करेगी, औसतन काम करेगी हमारी फैक्ट्री, तो कितना? 250 यूनिट पर वीक लेगी। और नॉर्मल लीड टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है एवरेज लीड टाइम ऑफ सप्लाई। तो 6 4 10 का आधा कितना होगा? 5। 25 पंचे 125, 1250 यहां से माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 600 550 यूनिट ना। इतनी कम से कम यूनिट इतनी रखनी चाहिए हमको अपने यहां। क्या? इतनी 550 यूनिट से कम हमको नहीं रखना चाहिए अपने यहां। क्यों? इतना क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मली काम करेगी तो हमारे यहां जब तक दोबारा आदेश आएगा तब तक 550 यूनिट हम हमारे पास रखी होंगी। अगर इससे नीचे चले जाएंगे तो कहां चले जाएंगे? तो डेंजर लेवल में आ जाएंगे। डेंजर लेवल वो लेवल होता है जहां हमको प्राइस का ध्यान ही नहीं रखना चाहिए। माल जहां से आ रहा है, जैसे आ रहा है, तुरंत मंगा लो, बस क्वालिटी वाला गुड्स हमें मिल जाए, तुरंत मंगा लो, बिल्कुल दिक्कत ना करो। क्यों? क्योंकि अगर उससे नीचे गए तो मशीनरी खड़ी हो जाएगी। तो डेंजर लेवल मतलब भयानक स्तर वो होता है जहां पर सामग्री खत्म होने का डर हो जाए, वो डेंजर लेवल होता है। चलो, डेंजर लेवल से पहले मुझे चाहिए एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है? कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है? एवरेज स्टॉक का मतलब होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। जैसे मैक्सिमम मेरा निकल के आया था 3000 इकाई और मिनिमम निकल के आया
मिनिमम निकल के आया 550 यूनिट डिवाइडेड बाय 2, या फिर 3550 डिवाइडेड बाय 2 1775 आएगा। क्यों भाई? 1775 ही आएगा, 17 दूना 34 होता है और 150 बचेगा, उसका आधा 75, 1775 यूनिट्स इतनी रखनी चाहिए हमको अपने यहाँ, इससे ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। एक और होता है एवरेज स्टॉक लेवल, एक और फॉर्मूला होता है जिससे भी हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज स्टॉक लेवल का। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल। जैसे रीऑर्डरिंग क्वांटिटी मेरी क्या है, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी देखो है 2000, तो 2000 गुणे 1/2 प्लस मिनिमम स्टॉक कितना है 550, है ना। तो इसको मैं सॉल्व कर लूं तो क्या आ जाएगा 1000, तो ये आ जाएगा मेरा 1550। देखो ये 1550 आ जाएगा, ठीक। वो डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे द्वारा जनरेट किया हुआ है, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है, ठीक ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें ये वैल्यूज ऐसे रखी गई होंगी कि ये वैल्यू आपकी सेम आएगी, चाहे जैसे आप इसको वैल्यू को पुट करिए, ठीक। तो दो फॉर्मूले होते हैं इसके, जैसा भी सुटेबल हमको मिलेगा उस हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। ओके, बात क्लियर है आपको? हाँ जी सर, बात क्लियर है। तो उम्मीद है लेवल ऑफ स्टॉक आपको इजीली समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले इसके आपको इन प्रैक्टिस समझ में आ गए होंगे। एवरेज का मतलब ही होता है भैया दो बातें हो अगर तो 2 कर दो, 3 बातें हो तो 3 कर दो, 4 तो 4 कर दो, तो फॉर्मूला होता नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूले बहुत ही सरलता पूर्वक समझ में आ गए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना या ना करना, लेकिन शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो इस समय कॉस्ट अकाउंटिंग को अपने सिलेबस के रूप में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां देखेंगे लेवल ऑफ स्टॉक से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। उसके बाद में हम लोग करेंगे इन्वेंटरी कॉस्ट को। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।